Please subscribe our channel and also press the bell icon for more updates. नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल आरके क्लासेस कैंचिया में स्वागत है। मित्रों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं आधुनिक भारत में शिक्षा व्यवस्था। आधुनिक भारत में शिक्षा व्यवस्था से पहले हम प्राचीन भारत पर बात करें तो प्राचीन भारत में उपनिषद व्यवस्था थी। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास बैठ करके शिक्षा प्राप्त करना, यानी उसमें जो शिष्य थे वो गुरु के पास बैठ करके आध्यात्मिक शिक्षा है वो प्राप्त करते थे। हम अगर विश्वविद्यालयों पर चर्चा करें तो सबसे पहले जो प्राचीन विश्वविद्यालय है वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य जैसे, पाणिनि जैसे विद्वान हुए और चाणक्य का या कौटिल्य का अर्थशास्त्र और पाणिनि का संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी तक्षशिला विश्वविद्यालय की ही देन है, जो कि पाकिस्तान में स्थित था। और फिर है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था, जहाँ पर महायान की शिक्षा दी जाती थी, यानी बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं, महायान और हीनयान। महायान में वे लोग थे जो परिवर्तन चाहते थे और हीनयान के अंदर जो परंपरागत लोग थे, यानी हीनयान का अर्थ होता है निम्न मार्ग और महायान का अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। महायान के जो लोग हैं वो एक परिवर्तन चाहते थे, परंपरागत तरीका वो नहीं अपनाना चाहते थे। तो इस प्रकार की शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई। इसी प्रकार वल्लभी विश्वविद्यालय जो काठियावाड़ गुजरात में स्थित था, जहाँ पर हीनयान बौद्ध धर्म की जो शाखा है उसकी शिक्षा दी जाती थी। फिर हम अगर मध्यकालीन भारत की बात करें तो मध्यकालीन भारत के अंदर सबसे पहले मुस्लिम शिक्षा का जो प्रचलन हुआ वो इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली के अंदर एक मदरसा स्थापित किया गया और इसी प्रकार मुस्लिम शिक्षा का प्रचलन है वो प्रारंभ हुआ। आज जो चर्चा करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत की शिक्षा, जिसमें सबसे पहले अंग्रेजी शासन काल में जो मदरसा स्थापित हुआ वो 1781 में स्थापित हुआ और कलकत्ता के अंदर, जिसके अंदर अरबी और फारसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। तो देखते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा में सबसे पहले प्रथम मदरसा है वो स्थापित किया गया। कब किया गया? 1781 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। इसमें भारत के अंदर अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी। अंग्रेजी शासन था और इस मदरसे में अरबी व फारसी में मुस्लिम शिक्षा दी जाती थी। अरबी और फारसी भाषा में मुस्लिम शिक्षा दी जाती थी। प्रथम मदरसा के बाद में बंगाल के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना कब हुई? 1784 में। इसकी स्थापना बंगाल में की गई और इसके अंदर प्राच्य शिक्षा दी गई, यानी पाश्चात्य शिक्षा के बजाय प्राच्य शिक्षा पर जोर दिया गया। प्राच्य शिक्षा हेतु
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना की गई वो सर विलियम्स जोन्स के द्वारा की गई। इसका जो संस्थापक है वो है सर विलियम्स जोन्स। सर विलियम्स जोन्स, सर विलियम्स जोन्स के बारे में आप जानते ही हैं, क्योंकि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकॉट शब्द का प्रयोग किया था। नोट लगा के लिख लो यहां पर, सर विलियम्स जोन्स द्वारा, सर विलियम जोन्स द्वारा मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकॉट्स शब्द का प्रयोग किया गया। मित्रों, ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, ये सभी प्रकार की जो अध्यापक प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और अन्य जितने भी राजस्थान से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण है। इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो पूरा ध्यान से देखिए। सर विलियम जोन्स जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इन्होंने सेंड्रोकॉट शब्द का प्रयोग किया। अब हम देखेंगे संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना की गई, संस्कृत शिक्षा हेतु हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा का जो सर्वप्रथम हमें प्रयोग मिलता है वो अधिधम पिटक में बताया गया है कि संस्कृत भाषा का प्रयोग अधिधम पिटक में सर्वप्रथम किया गया था। तो संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना की गई वो 1791 ईस्वी में बनारस में की गई। बनारस को आप जानते ही हो, जिसको काशी हम कहते हैं, वाराणसी, बनारस। और इसकी जो स्थापना है, यानी संस्कृत कॉलेज के जो बनारस में संस्थापक है वो है जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन। अब हम जानेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में। फोर्ट विलियम कॉलेज फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई। इसकी जो स्थापना की गई वो की गई 1800 ईस्वी में। कहाँ पर स्थापित किया गया? कलकत्ता में। इसकी स्थापना है वो कलकत्ता में की गई। और लॉर्ड वेलेस्ली के समय, लॉर्ड वेलेस्ली के समय फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। कंपनी ने किसी कारणवश 1802 में इसको बंद कर दिया। 1802 में कंपनी के द्वारा इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद में 1813 में चार्टर एक्ट लाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है 1813 का चार्टर एक्ट।
ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय इसको लाया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय इसमें मुख्य बातें थी, वो थी नंबर 1, इस चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है वो सीमित कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार सीमित कर दिया गया। यानी जो व्यापार चलता था उसमें चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके सभी व्यापारिक अधिकार है वो समाप्त कर दिए गए। फिर है शिक्षा के बारे में, ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार है उसमें छूट दी गई, यानी ईसाई शिक्षा दी जाती थी। ईसाई धर्म या शिक्षा के प्रचार प्रसार की छूट दी गई। और तीसरी महत्वपूर्ण जो बात थी 1813 चार्टर एक्ट की, वो थी भारतीय शिक्षा साहित्य व विज्ञान कला आदि के लिए भारतीय शिक्षा साहित्य विज्ञान व कला आदि के विकास के लिए पहली बार विकास के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का बजट जारी किया गया। एक लाख रुपए का बजट है वो जारी किया गया। 1 लाख रुपए की राशि है वो जारी की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। कौन से चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा व्यवस्था में पहली बार 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। अब हम देखेंगे 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? इस कॉलेज की जो स्थापना है वो कलकत्ता में की गई। किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय भी पाश्चात्य शिक्षा के पक्ष में थे। तो इसमें जो शिक्षा व्यवस्था थी वो थी अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा हेतु अब हम देखेंगे प्राच्य आंगल विवाद। ये विवाद किस किस में होता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग केस में। लॉर्ड बेंटिंग केस में जो 1828 ईस्वी में गवर्नर जनरल बने थे भारत के। ये क्या विवाद था?
प्राच्य शिक्षा हेतु और ये जो था ये था पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा। प्राच्य शिक्षा पद्धति और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति। प्राच्य शिक्षा में भारतीय शिक्षा पर बल दिया गया, भारतीय शिक्षा पर बल दिया गया, भारतीय शिक्षा पर बल दिया गया। इसके जो समर्थक थे वो थे जेम्स प्रिंसेप और विल्सन। प्राच्य शिक्षा के जो समर्थक थे, जेम्स प्रिंसेप और विल्सन। जेम्स प्रिंसेप और विल्सन भारतीय शिक्षा के समर्थक थे। जेम्स प्रिंसेप के बारे में आप जानते हैं, मौर्य साम्राज्य में आप पढ़ चुके हैं कि इन्होंने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में पढ़ा था। तो आप नोट करके लिख लो इनके बारे में। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। शिलालेखों को कब पढ़ा? 1837 के अंदर पढ़ा। शिलालेखों को 1837 में पढ़ा। जबकि अशोक के जो शिलालेख हैं वो खोजे किसके द्वारा? जबकि इनको अशोक के जो अभिलेख है, अशोक के अभिलेखों को 1750 में ट्रिपथेलर द्वारा खोजा गया। यानी 1837 में अभिलेखों को पढ़ा गया और 1750 में ट्रिपथेलर द्वारा इसकी खोज है वो की गई थी। ये तो थी प्राच्य शिक्षा या भारतीय शिक्षा पद्धति। अब हम बात करेंगे पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा का मतलब है अंग्रेजी शिक्षा पर बल देना। अंग्रेजी शिक्षा पर बल, अंग्रेजी शिक्षा पर बल। इसके जो समर्थक थे वो थे मुनरो, एलिफिस्टन और राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही ये प्राच्य आंग्ल विवाद है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ, ये आपको याद रखना है। और इसी समय ही लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही 1835 में लॉर्ड मेकाले द्वारा या लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसमें भारतीय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखने पर विचार किया गया। 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय
बैटिंग के समय लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। जिसमें अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया गया। अब हम जानेंगे 1854 का वुड डिस्पैच। का वुड डिस्पैच, ये चार्ल्स वुड द्वारा भारत में एक बृहद शिक्षा योजना बनाई गई 1854 में। चार्ल्स वुड द्वारा भारत में बृहद शिक्षा की योजना बनाई गई। चार्ल्स वुड द्वारा भारत में एक बृहद शिक्षा की योजना बनाई गई और इसी कारण इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अठारह के वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसी के अंदर ही सर्वप्रथम अध्यापक प्रशिक्षण हेतु संस्था की स्थापना की गई। सर्वप्रथम अध्यापक परीक्षण हेतु संस्था की स्थापना की गई और इसी समय 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी में एक साथ 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1857 ईस्वी में एक साथ 3 विश्वविद्यालय की स्थापना, यानी लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर एक साथ 3 विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, क्योंकि हमारे उसमें 3 प्रेसिडेंसी थे और तीनों ही प्रेसिडेंसियों में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय। ये 3 विश्वविद्यालय बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके तहत उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाने का प्रस्ताव लिया गया। उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए, यानी 1854 के वुड डिस्पैच में कहा गया कि उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए और उच्च वर्ग से छन छन करके निम्न वर्ग है वो अपने आप निम्न वर्ग तक शिक्षा पहुंच जाएगी और निम्न वर्ग अपने आप शिक्षित हो जाएगा। निम्न वर्ग को शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हंटर शिक्षा
आयोग। हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना 1882 में स्थापना कब की गई? 1882 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। और इसका जो अध्यक्ष है वो थे W. हंटर। हंटर शिक्षा आयोग के अध्यक्ष W. हंटर, इसी वजह से इसको हंटर शिक्षा आयोग है वो कहा गया। और इसमें टोटल 20 सदस्य थे, जिसमें 12 अंग्रेज थे और 8 इंडियन थे या भारतीय थे। इसके अंदर जो वुड डिस्पैच आया था 1854 में, उसकी प्रगति कैसी हुई उसकी समीक्षा हेतु इस आयोग का गठन किया गया था। वुड डिस्पैच की समीक्षा हेतु, वुड डिस्पैच की प्रगति की समीक्षा हेतु हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया। और इसके माध्यम से भारतीय शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी रखने की सिफारिश की गई। भारतीय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया गया। माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया गया। तो यह था अंतर शिक्षा आयोग। फिर है विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग, इसकी जो स्थापना है वो 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे टॉमस रेले। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन द्वारा कब की गई? 1902 में इसकी स्थापना की गई। और इसके जो अध्यक्ष थे, टॉमस रेले को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और इसी के सिफारिश पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट लागू किया गया। इसी की सिफारिश पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट क्या किया गया? पारित किया गया या लागू किया गया। विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पर ही 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इसमें 2 सदस्य भारतीय थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी। 2 भारतीय सदस्य थे इसमें। सैयद हुसैन बिलग्रामी। 2 भारतीय सदस्य थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी। जस्टिस गुरदास बनर्जी। यह था विश्वविद्यालय आयोग। सेडलर शिक्षा आयोग 1917।
सैडलर शिक्षा आयोग 1917। सैडलर शिक्षा आयोग 1917। लॉर्ड चैम्सफोर्ड किसमें? लॉर्ड चैम्सफोर्ड किसमें सैडलर शिक्षा आयोग का गठन किया गया? इसमें भी दो भारतीय थे, सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, दो भारतीय थे इसमें। सर आशुतोष मुखर्जी और दूसरा था डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। सैडलर शिक्षा आयोग 1917। लॉर्ड चैम्सफोर्ड किसमें? दो भारतीय थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इसके अंदर स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, 10वीं और 12वीं का बोर्ड होना चाहिए और स्नातक का जो पाठ्यक्रम है वो 3 वर्षीय होना चाहिए। ये बातें कही गई। यानी स्कूली शिक्षा कितनी होनी चाहिए? 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा 12 वर्षीय होनी चाहिए। दसवीं और 12वीं बोर्ड व्यवस्था का बोर्ड गठन किया जाना चाहिए। स्नातक शिक्षा का पाठ्यक्रम 3 वर्षीय होना चाहिए। 3 वर्षीय होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। हार्टोंग समिति 1929। हार्टोंग समिति 1929। हार्टोंग समिति 1929। तो 1929 में जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो लॉर्ड इरविन के समय हार्टोंग समिति 1929 का गठन किया गया। इसमें प्राथमिक शिक्षा, व व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। प्राथमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। फिर है वर्धा योजना अक्टूबर 1937 में। वर्धा योजना अक्टूबर 1937। वर्धा योजना है वो कब लागू की गई? अक्टूबर 1937 के अंदर वर्धा योजना किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा। और इसके अंदर 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 7 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व
अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया। 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया। फिर है सार्जेंट योजना 1944। सार्जेंट योजना 1944। अब 1944 के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वेवेल थे। लॉर्ड वेवेल के समय, ये याद रखना आपको, लॉर्ड वेवेल के समय। इसमें क्या किया गया, यहाँ पर जो 7 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी और सार्जेंट योजना के तहत 6 से 11 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिलाने की बात कही गई। कौन सी योजना में? सार्जेंट योजना में। सार्जेंट योजना के बाद में राधा कृष्णन आयोग, राधा कृष्णन आयोग 1948। राधा कृष्णन आयोग 1948। और इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। राधा कृष्णन आयोग के अंदर विश्वविद्यालय शिक्षा पर जोर दिया गया, यानी इसमें लिखेंगे हम विश्वविद्यालय शिक्षा पर बल दिया गया। और इसी की सिफारिश पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। इसी की सिफारिश पर पर 1953 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी बोलते हैं जिसको, आयोग का गठन किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया और इसी में कहा गया कि शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया जाना चाहिए। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखा जाए या रखा जाने की सिफारिश है वो की गई। तो ये था राधा कृष्णन आयोग। अब है बहुत ही महत्वपूर्ण कोठारी आयोग 1964। कोठारी आयोग 1964 में, उसमें माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे और इसके अंदर भारतीय शिक्षा के संबंध में बहुत से प्रावधान है वो किए गए। लाल बहादुर शास्त्री के समय भारतीय शिक्षा के संबंध में। तो मित्रों, आज हमने पढ़ा आधुनिक भारत में शिक्षा व्यवस्था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाहे आरएस प्री हो, चाहे मेन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो,
सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और अगर किसी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।